हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगज़ीन ऐसे सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। न्यू इंडिया समाचार मैगज़ीन का वॉल्यूम 2 और इशू नंबर 6 यानी कि 15 से लेकर के 30 सितंबर 2021 का आप लोगों के सामने है। इस मैगज़ीन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत आर्टिकल इसके अंदर अब आते हैं। ठीक है, तो जो लोग पीआईबी पढ़ने के लिए कहते हैं कि पीआईबी पढ़ने हैं, वो पीआईबी ही ये इसके अंदर कंपाइल होकर के दिए जाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ें लगभग इसके अंदर है। पीआईबी की तरफ से ही ये मैगज़ीन है, मैंने इसके बारे में इंट्रो भी बताया था आपको। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें इसके अंदर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। ओके, तो जो पीआईबी पर पढ़ते हैं वही काम यहाँ पर कंपाइलेशन करके दिया जा रहा है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर काम के हो जाते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। ठीक है, पहला पीएम ने मन की बात यहाँ पर की 2.0 और उसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन उन्होंने एक मॉडल के बारे में यहाँ पर बताया, दैट्स को सुकेत मॉडल। ओके, सुकेत का ये या सुखेत मॉडल का ये। ओके, ये मॉडल जो है ये तैयार किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि मधुबनी में है उसके द्वारा, और लोकल कृषि विज्ञान केंद्रास, इन्होंने जॉइंटली मिलकर के इस मॉडल को डेवलप किया है। मॉडल का नाम मत भूलना, सुखेत मॉडल इसका नाम है। ओके, इस मॉडल के अंदर किया जाएगा, तो इस मॉडल के अंदर गांव गांव घूम करके काव डंग है या फिर हाउस होल्ड वेस्ट है, ये डायरेक्टली कलेक्ट किया जाएगा फार्मर से। ओके, और उसके बदले में उनको पैसे दिए जाएंगे। ओके, तो आप उनसे क्या खरीदेंगे, उनसे काव डंग खरीदेंगे, उनसे हाउस होल्ड वेस्ट खरीदेंगे और बदले में आप उनको पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे, पैसा उसको दोगे। तो इससे क्या होगा कि विलेज के अंदर आपको जो गंदगी देखने के लिए मिलती है, लाइक कहीं पर गोबर पड़ा है, कहीं पर कुछ आप देखिए पॉल्यूशन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये जो गंदगी वगैरह गांव के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो किसान है उनको पैसा भी मिल गया, और जो यूनिवर्सिटी है या फिर किसान कृषि विज्ञान केंद्र है, इनको ऑर्गेनिक मैन्योर भी यहाँ पर अवेलेबल हो गया। ओके, तो इससे सेल्फ रिलायंस के कंसेप्ट को बढ़ावा मिलेगा। इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है सुखेत मॉडल के अंदर, और भूलना नहीं है इसे बिल्कुल भी। ओके, बाकी बहुत सारी बातें थी बट वो इतनी काम की नहीं थी जितना ये मॉडल काम का है। ओके, याद रखो। अब बात करते हैं ई श्रम पोर्टल की। ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया और 28 करोड़ वर्कर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। याद रखना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ऑलराइट, तो आप देखें कि 38 करोड़ से ज़्यादा ऐसे हैं वर्कर्स आपको मिल जाएंगे इंडिया के अंदर, जिनकी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास अभी तक नहीं थी, लेकिन अब ये ई श्रम पोर्टल यहाँ पर लागू किया गया है, तो उनको यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा ताकि उन्हें सोशल और सिक्योरिटी स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है उनके बेनिफिट यहाँ पर अवेलेबल हो सकें, जैसा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को यहाँ पर होते हैं। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जारी किया गया ई श्रम पोर्टल, और इसके अंदर क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो भी वर्कर्स हैं, याद रखना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो भी वर्कर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उनसे रिलेटेड डाटा, उसका कलेक्शन इस पोर्टल के अंदर किया जाएगा। इन वर्कर्स को ई श्रम कार्ड भी यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे। जैसे कार्ड अवेलेबल करा दिया, वो जाएगा आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर, दिखाएगा कार्ड, और उसका आयुष्मान भारत के अंदर जो भी कुछ इंश्योरेंस वगैरह वो तो हो ही जाएगा, साथ ही और सुविधाओं का भी लाभ उसको वहाँ पर मिलेगा, फ्री एंड कंपलसरी जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने का वादा सरकार ने किया है। ओके, तो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करेगा। याद रखना, ये एक यूनिक कोड है, 12 नंबर का कोड होगा, और उनकी आइडेंटिटी के बारे में ये इस चीज़ को बताएगा। ओके, तो इसके अंदर और भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी वर्कर इसके अंदर रजिस्टर हो गया उसको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ और फिज़िकल परमानेंट फिज़िकल डिसेबिलिटी के लिए 2 लाख का इंश्योरेंस अवेलेबल कराया जाएगा। और अगर जो डिसेबिलिटी है वो पार्शली है, पार्शली फिज़िकल डिसेबिलिटी है, तो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इतने पॉइंट आपको इस पूरे आर्टिकल के अंदर से याद रखने थे। ओके, तो ये जितने भी पॉइंट हाईलाइट करें सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हैं। ई श्रम कार्ड दिए जाएंगे, 12 नंबर होंगे कार्ड के ऊपर। ठीक है, और 2 लाख का और 1 लाख का, इतना और याद आपको रखना है इसके अंदर से। चलिए आगे चलते हैं। जो भी ओलंपियंस यहाँ पर मेडल जीत करके लाए उन सभी को 75 स्कूल्स के अंदर भेजा जाएगा ताकि वो जा कर के माल न्यूट्रिशन के खिलाफ लोगों को जागरूक कर सके, बच्चों को बताएं कि भाई कुपोषण एक बीमारी है और इससे हमें साथ साथ लड़ना है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो। दूसरी तरफ बात करें, हैंडलूम डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर टू बी सेट अप इन 10 मोर सिटीज़ टू एम्पावर व्यूअर्स। तो 10 और सिटीज़ के अंदर हैंडलूम डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर यहाँ पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और 116 साल पहले स्वदेशी मूवमेंट इंडिया के अंदर शुरू हुआ था 1905 के अंदर। ओके, और हैंडलूम प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस था उस टाइम कि स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी वस्त्र यहाँ पर पहनेंगे, और ऐसा ही एम आपको इसका दिख जाएगा हैंडलूम डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर्स का, जो कि मोदी जी ने यहाँ पर शुरू किया। ओके,
और इसी दिशा में हम यहाँ पर हैंडलूम डे भी सेलिब्रेट करते हैं 7 अगस्त को। और इसी दिशा में आप देखेंगे कि सेंटर्स भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वी सेट अप द 10 मोर डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर टू फैसिलिटेट एक्सेस ऑफ डिज़ाइन स्टोर्स अलॉन्ग विद वीवर, एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एंड डिज़ाइनर्स। ओके, तो इन सभी के लिए आपके 10 और डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। और ये अगर आप देखें तो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे इन कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, भागलपुर, पानीपत। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट समझो कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जारी की गई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021, और इस इंडेक्स के अंदर हमें पता चला कि जो भी बाहर का आदमी अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, तो सबसे पहले वो चाइना के अंदर सोचता है कि चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा, फिर सोचता है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो इंडिया दूसरे नंबर पर आता है मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब, दिस इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो इंडिया सेकंड नंबर का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। ये जो इंडेक्स यहाँ पर रिलीज़ की गई, ये रिलीज़ की गई बाई रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। ओके, और चाइना इसमें पहले नंबर पर रहा, और मैन्युफैक्चरिंग हब इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहा। ओके, तो ये सब पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड इट्स अट्रैक्टिवनेस एज अ मेजर हब ड्यू टू ऑपरेशनल कंडीशंस। यहाँ पर ऑपरेशनल कंडीशंस सुधारी गई हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी भी सुधारी गई है, फिर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और बहुत सारी FDI लिमिट भी कई क्षेत्रों के अंदर आप देखेंगे कि थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ाई गई हैं, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़े। और यही है आपका कि इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर यहाँ पर खड़ा हुआ है। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वाराणसी पोर्ट बिकम अ बून फॉर लोकल प्रोडक्ट के लिए वाराणसी जो पोर्ट है वो यहाँ पर एक वरदान के रूप में यहाँ पर साबित हुआ है। और ये कह रहे हैं 3 साल पहले फर्स्ट कंटेनर चलाया गया था, जो आपका नेशनल इंडियाज़ फर्स्ट इनलैंड वाटरवे, जो कि नेशनल वाटरवे 1 के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। ओके, तो वहाँ पर पहला कंटेनर 3 साल पहले चलाया गया था। ओके, और कोलकाता से चला था, वाराणसी यहाँ पर पहुँचा था, तो 3 साल हो गए हैं इस बात को, इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ पर जो है वो छापा गया है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिए कि वाराणसी ये घूमने भी जाते रहते हैं। लाइक वाराणसी पोर्ट विच हैज़ स्टार्टेड एज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एनेबल्ड द शिपमेंट ऑफ टॉयज़ बहुत फेमस हैं वाराणसी के, याद रखना, वुडन टॉयज़ वाराणसी के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लोकल क्राफ्ट एंड लोकल प्रोडक्ट ऑफ वाराणसी, और इन सभी को यहाँ पर मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्ट जो है वो आप देखें इनलैंड वाटरवे क्रिएट हो गया है। ओके, तो पोर्ट तक जाने में आपको काफ़ी आसानी होगी, लाइक कोलकाता पोर्ट। ओके, तो इन सब चीज़ों में आसानी देखने के लिए मिलेगी। एट प्रेजेंट कोलकाता, झारखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश कनेक्टेड है नेशनल वाटरवेज 1 से। ओके, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान में रखो इतना। ऑलराइट, तो ये सफिशेंट है। इसी तरीके से आप देखें 2014 में 5 यहाँ पर नेशनल वाटरवेज़ के प्लान थे, लेकिन अब उनको बढ़ा करके 111 कर दिया गया है। तो इनलैंड वाटरवेज़ बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। फिर बात करते हैं अगले पोर्टल की, दैट इज़ कॉल्ड ई संजीवनी पोर्टल। ई संजीवनी पोर्टल कुछ भी नहीं है, आपको इसका मकसद पता होना चाहिए। ई संजीवनी एक टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी है। बेसिकली ये है कि आप दूर बैठे हुए हो तो भी आप मेडिकल कंसल्टेशन ले सकते हो इस पोर्टल के ज़रिए। आयुष्मान भारत के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, और ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, यानी कोविड पीरियड के दौरान ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। अब तक लगभग 75,000 से ज़्यादा पेशेंट इसके ऊपर एक्टिव देखे गए हैं, और ये फैसिलिटी जो है पिछले 10 महीने में 1000% से ग्रो हुई है। ये पॉइंट हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ना ही ये पॉइंट्स हैं, ना ही ये सब काम का। बस इतना याद रखो कि ई संजीवनी है क्या? ये एक टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी है जो कि आयुष्मान भारत के अंदर शुरू की गई। मेडिकल कंसल्टेशन ऑनलाइन आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ओके, ये पॉइंट याद रखो। उसके बाद बात करते हैं आगे, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो साइन लैंग्वेज के बारे में इन्होंने यहाँ पर आर्टिकल अंदर बताया था, तो हम भी देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो देखो, इंडिया में साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 2016 के अंदर चलाया गया था। जो लोग ऐसे हैं जो म्यूट पीपल जिनको कहते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज को यहाँ पर शुरू किया गया था। डीफ हैं, म्यूट हैं, उनको साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए ये सब काम यहाँ पर किए गए थे। उनका एम्पावरमेंट हो सके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इक्विपमेंट्स ऐसे तैयार किए गए ताकि 50 लाख से ज़्यादा लोग जो कि इनको ज़रूरत है, ओके, तो इनको एक्सेस प्रोवाइड कराई जा सके। अलग अलग NGOs इसमें इन्वॉल्व आपको मिल जाएंगे। ओके, तो
ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये भी यहाँ पर चली हुई है, जिसके अंदर में आपके एनजीओज़ जो हैं वो देखें तो असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, और मिनिस्ट्रीज़ भी एनजीओज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही हैं ताकि वो डेफ जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम यहाँ पर कर सकें। ओके, तो इफ़ अ चाइल्ड ऑफ अ फैमिली बिलो द एज 5 ईयर एंड हैविंग अ मंथली इनकम लेस दैन 15,000, इनको यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का इम्प्लांट चाहिए तो वो चीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। तो आप सिंपल सी बातों को समझिए कि कोई मशीन है, कोई जैसे कान में लगाने की होती है या फिर साइन लैंग्वेज सिखानी है, वो सारे काम एनजीओ यहाँ पर करेंगे। ओके, और इसी के लिए अगर हम देखें तो इन्होंने एक डिक्शनरी भी यहाँ पर तैयार की, 10,000 वर्ड्स की डिक्शनरी थी। इंडिया की पहली साइन लैंग्वेज डिक्शनरी यहाँ पर लॉन्च की गई थी। ओके, जिसका फर्स्ट एडिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया 2018 में, जिसमें 3,000 वर्ड थे। दूसरा एडिशन 6,000 वर्ड के साथ, और अगर आप देखें तीसरा एडिशन भी लॉन्च किया गया है 17 फरवरी 2021 को। ओके, तो डिक्शनरी के अंदर वीडियो हैं, साइन लैंग्वेज किस तरीके से सिखाई जा सकती है, ये सब इसके अंदर दिया गया है। फिर अगर हम देखें तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ भी यहाँ पर है। दुनिया भर में इन्होंने कहा है कि 720 मिलियन से ज़्यादा लोग डीफ हैं, है ना, यानी उनको सुनाई नहीं देता। ओके, तो साइन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए अगर हम देखें तो वर्ल्ड म्यूट फेडरेशन, ये अलग से फेडरेशन बनी हुई है। इन्होंने 23 सितंबर 1951 को ये यहाँ पर बनी थी, और 23 सितंबर को ही हमने यहाँ पर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। ओके, तो ऐसी भी फेडरेशन होती है, आपको पता नहीं होगा, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना हमारे काम का था, बाकी और भी चीज़ें थी बट वो सफिशेंट नहीं, मतलब हमारे काम की इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद आगे चलते हैं, और जो आपका मेन कवर पेज था उससे रिलेटेड आर्टिकल, दैट इज़ कॉल्ड कवर स्टोरी, न्यू ट्रेडिशंस इन इमर्जिंग इंडिया। लिमिटेड सेंस में हमें इस आर्टिकल को पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा खास चीज़ें नहीं दी गई हैं, अलग अलग डायमेंशन दिए गए हैं। लाइक इन्होंने यहाँ पर शुरू किया अमृतकाल, ठीक है, तो ये 15 अगस्त 2021 को यहाँ पर शुरू किया गया अमृतकाल, और अगले 25 साल के लिए ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जब हमारी सेंटेनरी यहाँ पर हो जाएगी, 100 साल हो जाएंगे, तब हमारा ये अमृतकाल जो है वो यहाँ पर रुक जाएगा। और एक ऐसा ही अमृत महोत्सव शुरू किया था जिसको हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ओके, और आप देखें जब यहाँ पर आपके 75 साल हो जाएंगे तब आपका अमृतकाल शुरू हो जाएगा अगले 25 साल के लिए। ओके, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे आप। राइट, इनिशिएटिव्स टू अपलोड द वीडियो ऑफ नेशनल एंथम, सरकार ने कहा था कि नेशनल एंथम की अपनी वीडियो बनाओ और यहाँ पर लॉन्च करो। तो लॉन्च ऑफ युवा योजना फॉर यंग राइटर्स बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल से कम उम्र के नौजवानों के लिए युवा योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है। ओके, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम यहाँ पर दिए गए हैं। फिर क्लीनलीनेस इज़ नाउ द मिशन ऑफ द नेशन, तो स्वच्छ भारत मिशन तो चल ही रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के अलावा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी यहाँ पर चल रहा है। ओके, तो 2014 में आपका ये शुरू किया गया था, 2019 में स्वच्छ भारत मिशन का फ़ेज़ 1 ख़त्म हुआ, फिर हमने फ़ेज़ 2 शुरू कर दिया। लगभग 11 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, याद रखना है इसको। ओके, तो 100% क्लीनलीनेस ड्राइव यहाँ पर चलाई है, जो कि 2014 में 38% थी। इसका ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है, वेरी फेमस ग्राफ, ठीक है, तो ये बनाते हैं लोग पेपर के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें याद रखो। फिर ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भी हमने अपनी रैंक इंप्रूव की है। 2014 में आप देखें तो 144 142 के करीब हमारी रैंक हुआ करती थी, लेकिन अब हमने इसको कम करके यहाँ पर 63 के करीब लेकर के आ गए हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट याद रखो। बाकी यहाँ डाटा दिया गया है, डाटा नहीं पढ़ना। ए फर्म रिजॉल्व टू एंश्योर डेवलपमेंट, तो प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव्स के अंदर अगर आप देखें तो बहुत छोटे छोटे वर्क यहाँ पर गिनाए गए हैं, और बहुत छोटे छोटे वर्क में आपके लाइक बाईपास बहुत सारे, लाइक रेल लाइंस, ठीक है, तो ये सब नहीं याद रखना। एक प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया था, यस दिस, एज सुन एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज्यूम्ड ऑफिस ही टुक स्टेप्स टुवर्ड रिजॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग अ प्रगति फोरम, तो इन्होंने एक प्रगति फोरम बनाई थी। ही हिमसेल्फ, वो अपने आप इन प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करते हैं। देखिए जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट चले हुए हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन सारे प्रोजेक्ट में क्या क्या तरक्कियाँ हो रही हैं, क्या क्या तरक्कियाँ होनी चाहिए, उन सब के रिव्यू के लिए प्रगति फोरम यहाँ पर चलाई गई थी। ठीक है, प्रगति एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। ओके, और ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बेस पर आधारित है। पर्पज़ ऑफ विच इज़ टू रिव्यू द प्रोजेक्ट एंड रिमूव द इम्पेडिमेंट्स देयर। ओके, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी को यहाँ पर रिव्यू करना इसका काम हो जाता है। ओके, इन द 37th मीटिंग अभी अभी हुई यहाँ पर प्रगति की,
और 300 प्रोजेक्ट रिव्यू किए गए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। राइट, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर हम देखें, जीएसटी वगैरह लेके आए, चेनाब ब्रिज बनाया, अटल टनल भी बनाया, जोजिला टनल है, बोगीबील ब्रिज है, पम्बन ब्रिज है, सब मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली आपकी न्यू इंडिया समाचार के अंदर। ओके, 370 ख़त्म किया, माइनॉरिटीज़, सीए, इन सब के बारे में भी बात यहाँ पर की गई है। ओके, तो सफिशिएंट है, इतना थोड़ा सा पढ़ो। एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स, तो ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे काम यहाँ पर किए गए हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपको मिल जाएंगे, लाइक माई गवर्नमेंट आपका इन्होंने प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया, उमंग ऐप इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया, सारी सरकारी स्कीम्स उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। डिजिटल इंडिया ऐप यहाँ पर लॉन्च किया। ई गवर्नेंस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, ई श्रम पोर्टल यहाँ पर हुआ, ई संजीवनी पोर्टल यहाँ पर हुआ, तो भूलना नहीं है किसी भी चीज़ को, ठीक है। ई लाइब्रेरी है, डिजी लॉकर है, मिशन डिजिटल लिटरेसी है, ई पोस्ट है, इन सब के जरिए आपका काम यहाँ पर किया गया है। मिशन कर्मयोगी भी शुरू किया गया। ब्यूरोक्रेटिक जो आपके पीपल हैं उनको बेसिकली देखें, उनकी ऑनलाइन सर्विसेज ट्रेनिंग के लिए या फिर उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट करने हैं उसके लिए ये सब काम यहाँ पर किए गए, ताकि पब्लिक सर्विसेज अच्छे से डिलीवर हो सकें। ऑलराइट, तो ये सब छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है, ये सब इग्नोर करेंगे। रिवॉर्डिंग द अनसंग हीरोज़, तो ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं, ओके, जिनका भी नाम हिस्ट्री की बुक्स में भी आपको नहीं मिलता है, ऐसे सभी हीरोज़ को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। ओके, और ये बात किस चीज़ की हो रही है? अनसंग हीरोज़ का मतलब है ऐसे लोग जो कि अपने लेवल पर कुछ करते हैं, लाइक किसी ने ऐसा कुछ आविष्कार किया हो जिससे कि पूरे गांव की समस्या यहाँ पर सोल्व हो गई हो, तो ऐसे लोगों को हमने पद्म अवार्ड्स देने शुरू किए हैं, ताकि मोटिवेशन मिले और लोग और ज़्यादा यहाँ पर अच्छे काम करें अपनी कम्युनिटी के लिए खुद से, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कंट्री के जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको भी यहाँ पर हमने पद्म अवार्ड्स देना शुरू किया है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इतना सफिशेंट है। ओके, उसके बाद ऑनरिंग द ग्लोरियस लिगेसी, रिवाइविंग लिगेसी, इसका मतलब यहाँ पर है, आप देखें बहुत सारे काम मोदी जी के द्वारा यहाँ पर किए गए। तो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा, सर छोटू राम, इन सब से रिलेटेड जगह जगह पर यूनिवर्सिटीज़ या फिर आपके जो स्टैचूज़ हैं वो तैयार किए गए हैं। लाइक स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर तैयार किया गया। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ट्रिब्यूट देने के लिए 600 फीट का टॉल आपका स्टैचू था ये। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई हैं 3-4 साल की, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अभी गिनाते हैं और गिनाते रहेंगे। ऑलराइट, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को बने हुए यहाँ पर 75 साल पूरे हो गए, लगभग 2017 के अंदर पूरे हुए शायद। ओके, तो नेताजी ने यहाँ पर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म की थी, सिंगापुर वाली। ओके, तो ये सब पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और इन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी थी, ठीक है। ओके, यस, आज़ाद हिंद फौज के 4 मेंबर्स अभी भी ज़िंदा थे, वो भी 2019 में यहाँ पर उन्होंने रिपब्लिक डे के अंदर पार्टिसिपेट किया। ड्यूरिंग हिज विजिट टू जापान इन सितंबर 2014, पीएम मोदी मीट नेताजी ओल्डेस्ट फ्रेंड, जो कि अभी भी जिंदा हैं। तो नेताजी के जो ओल्डेस्ट फ्रेंड यहाँ पर अभी भी जापान के अंदर मिल जाएंगे आपको, उनका नाम यहाँ रहा साइचारो मिशुमी, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की हेल्प थी या फिर फ्रेंड थे। ओके, तो ये सब काम उन्होंने किए। अम्बेडकर जी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को डिक्लेयर किया गया। ऐसे सब पॉइंट्स यहाँ से निकल जाते हैं। इंडिया की पैरा ओलंपिक हिस्ट्री भी यहाँ पर दी गई है। लाइक अगर आप देखें तो पैरा ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 1960 के अंदर स्टार्ट हुए थे, बट इंडिया ने जो पहली बार पार्टिसिपेट किया वो 68 के अंदर किया, और उस समय तेल अवीव के अंदर यहाँ पर पैरा ओलंपिक्स गेम हो रहे थे 1968 में। ओके, तो इंडिया 1984 से कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ है, 68 में जुड़ा, फिर बीच में गैप लिया, 1984 से लगातार पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। ओके, तो सो फार अगर हम अब तक देखें तो 11 पैरा ओलंपिक्स गेम्स में इंडिया हिस्सा ले चुका है। 12 मेडल्स हमने यहाँ पर जीते हैं, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रोंज, ठीक है। उसके बाद 2016 रियो ओलंपिक्स में भी हमने यहाँ पर मेडल जीते, लाइक 2 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज, ऑलराइट। फिर जो 54 प्लेयर पार्टिसिपेट किए हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में, तो रिकॉर्ड 54 पैरा ओलंपियंस हमने यहाँ पर भेजे हैं। ओके, और इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे भी हैं बहुत सारे, जिनको एटलीस्ट 4 इंडियंस ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड नंबर 1 यहाँ पर डिक्लेयर किए गए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर निकल करके आ जाते हैं, बट जितने यहाँ दिए हैं उतने तो याद रखो, ठीक है, ये सब दिए गए।
उसके बाद एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिसीजंस देखते हैं कि क्या दिया गया, कैबिनेट डिसीजंस यहाँ पर हुए। तो कैबिनेट डिसीजंस के अंदर क्या क्या काम हुआ उनको देखते हैं। द गवर्नमेंट टेक्स पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स टू बूस्ट फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैबिनेट डिसीजंस जो लिए गए उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या डिसीजंस लिए गए। पहला डिसीजन है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम ऑयल एज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये इन्होंने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। ओके, इस स्कीम के अंदर अगर आप देखें तो हम जो पाम ऑयल वगैरह है वो बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हमें अपने जो है वो कम हो, इसके लिए ये मिशन यहाँ पर शुरू किया गया है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि पैसे गिनाए गए हैं, हमें पैसे नहीं गिनने, हमें इसके बारे में पढ़ना है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल, उसके ऊपर डिपेंडेंसी उसको रिड्यूस करना है। ओके, डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन, इसको यहाँ पर बढ़ाना है। और जब इसको बढ़ाना है तो हमने कुछ टारगेट रखा है। हमने टारगेट रखा है कि अभी 3 लाख टन के करीब हम यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं पाम ऑयल का, इसको बढ़ा करके 11 लाख टन करना है 2025-26 तक, और 28 लाख टन करना है 2028-29 तक। ओके, और जब इसको आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आपको उसके लिए एडिशनल लैंड भी देनी पड़ेगी। तो 6.5 हेक्टेयर की एडिशनल लैंड भी इसके अंदर हमने दी है। स्पेशल फोकस नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहेगा, अंडमान एंड निकोबार के अंदर रहेगा। 11,000 करोड़ रुपये की स्कीम है। एक्चुअल अमाउंट देखो आप, 11,040 करोड़ रुपये है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 1 नवंबर 2037 को ये स्कीम यहाँ पर उसकी डेडलाइन रखी गई है। ओके, तो ये सब इसके अंदर आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएंगे। फार्मर्स को सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी, क्वालिटी सीड से लेकर के फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके के सीड भी अवेलेबल कराए जाएंगे। एक्सपेंडिंग द कल्टीवेशन ऑफ अदर ट्रेडिशनल ऑयल सीड लाइक ग्राउंड नट आप उगाएँ, एक्सपेंडिंग द कल्टीवेशन ऑफ अदर ट्रेडिशनल ऑयल सीड क्रॉप। तो और भी क्रॉप्स हैं जो कि ऑयल सीड हैं, जो कि डबल ऑयल के अंदर आ जाते हैं, उन सभी के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, अंडमान निकोबार के अंदर है, स्पेशल फोकस किया जाएगा इन जगहों पर। ओके, एक ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्स्टिट्यूट दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। कैबिनेट ने कह दिया है कि किगाली अमेंडमेंट हम यहाँ पर जो है वो आपका रेटिफाई कर रहे हैं। किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई कर दिया गया है। ओके, और एक नेशनल स्ट्रेटजी भी बनाई है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है उनको 2023 तक हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। ऑलराइट, तो ये आर्टिकल बेसिकली आप देखें तो मैं यहाँ पर कवर करा चुका हूँ। इंडिया रेटिफाई किगाली एग्रीमेंट अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू फेज आउट HFCs। ओके, तो किगाली संशोधन यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। आप कहें तो मैं यहाँ पर कार्ड भी लगा दूँगा, एक बार क्लिक करो और पूरा मुद्दा यहाँ पर समझ लो। फिर अगर हम आगे देखें तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है रिवाइवल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये एक बॉडी थी जो कि डिसफंक्शनल हो गई थी, काम नहीं कर रही थी ढंग से, लेकिन अब इसको रिवाइव किया है। 77 करोड़ रुपए दे करके नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसको रिवाइव करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिले उसको इंश्योर करेगा, रिवेन्यू और उसको बूस्ट करेगा। GI टैगिंग मिलनी चाहिए, किस प्रोडक्ट को नहीं मिलनी चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए ऑर्गेनिक फूड की, या फिर बैम्बू प्रोडक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उन सभी के अंदर किस तरीके के डेवलपमेंट होने चाहिए, ये सारा काम देखेगा नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, तो नाम से ही स्पष्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए ये काम यहाँ पर किया गया है। ओके, तो इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और नया मार्केट भी नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट को यहाँ पर मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आप देखिए, दो जो है वो फार्मिंग से रिलेटेड आर्टिकल थे और एक आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। फार्मिंग से रिलेटेड यहाँ पर आप देखें तो 2 आर्टिकल थे। एक तो ये था आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। ठीक है, और इससे दूसरा ये एनवायरनमेंट से था, और ये तीसरा जो है ये भी एग्रीकल्चर से था। तो ये जो दोनों एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल्स थे इनको मैं अगस्त की मैगज़ीन के अंदर भी करा चुका हूँ। ये अगस्त की करंट अफेयर्स हैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के, और इसके अंदर खूब डिटेल में ये सब चीज़ें कवर कराई गई हैं। आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। लाइक दिस आर्टिकल, ये भी कवर कर दिया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल के अंदर देखें आप तो फार्मर्स का क्या है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि शुगर केन सेशन 2021-22 के लिए जो रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है, जिसको कहते हैं FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन के लिए, इसको यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है और फिक्स कर दिया है 290 रुपये पर कुंटल के हिसाब से। 2013-14 से लेकर के अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, 290 रुपये पर कुंटल। तो छोटे एग्जामों में तो डायरेक्ट यहाँ पर प्राइस भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखो, ये डाटा हमारे काम का नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या है कि शुगर मिल्स को एनकरेज कर रही है कि जो एक्सेस शुगर केन आप यहाँ पर प्रोक्योर कर रहे हो उसको इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करो,
ओके, और पेट्रोल के साथ ताकि ब्लेंड कर सकें और जो आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेसफुल बनाए जा सकें। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद सोमनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तैयार किया है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, पेपर के लिए नॉट इम्पोर्टेंट। फिर आ जाते हैं आपके अगले आर्टिकल पर, दैट इज़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और ये काफ़ी खूबसूरत आर्टिकल यहाँ पर हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यहाँ पर शुरू किया गया। गवर्नमेंट का सपना है कि जो असेट्स हैं, जो पब्लिक असेट्स हैं, उनकी मोनेटाइजेशन करके हम 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ से निकाल सकते हैं और इन 6 लाख करोड़ रुपए को फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तो यूज़ कर सकते हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगले 4 साल के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए लाएंगे एसेट मोनेटाइजेशन से और उनका यहाँ पर बेसिकली यूज़ करेंगे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स के लिए। ओके, तो गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए 110 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है। ये पहले शुरू की गई थी, ये अब नहीं शुरू की गई है, ठीक है। ये NIP है, ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करेंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करेंगे अगले 5 सालों के अंदर। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के ज़रिए पैसा लेकर के आएंगे इस NIP प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम जो कि शुरू यहाँ पर आपकी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई, इसने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड करने के लिए आपके अगले 4 साल के अंदर, ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। किसी भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी कंट्री के अंदर जो बिज़नेस एंटरप्राइज़ है उसको पूरा सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिले, और पूरा सपोर्ट उसको तभी देखने के लिए मिलेगा जब आपकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो अच्छी हों। ओके, और इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने आपका देखें तो जनरल बजट जो कि बेसिकली 2021-22 का था, उसके अंदर एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया। प्रोग्राम का नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो बजट के अंदर इस बात को निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया था। और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए इज़ टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अक्रॉस द कंट्री विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट प्लेयर। प्राइवेट प्लेयर के पार्टिसिपेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप करना नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपसे पेपर के अंदर पूछा जाएगा। नीति आयोग ने इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है कि किस तरीके से यहाँ पर काम आगे किया जाए। इस स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि 6 लाख करोड़ रुपए मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट के द्वारा यहाँ पर लेकर के आए जाएं ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 सालों के अंदर। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ। जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़िए आप, ठीक है, एक रोड या रेलवे इस टाइप की चीज़ ले लेते हैं, लाइक एक रोड है, ठीक है। अब गवर्नमेंट उस रोड को यहाँ पर चलाती है, वहाँ से टोल वसूलती है, ओके। और आप देखें अब ये जो प्रोग्राम है नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, इसके अंदर लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या है कि इस रोड को लीज़ पर दे देगी प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रोड को लीज़ पर दे दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय के लिए, और प्राइवेट सेक्टर सरकार को इसके बदले पैसा देगा, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर को क्या फ़ायदा? प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा ये है कि ये रोड अगर बहुत चलती हुई ठीक है, तो वो वहाँ से टोल कलेक्शन करेगा, वो अपनी जो रकम सरकार को चुकाई है उसको निकालेगा, प्लस वहाँ से अपना कुछ प्रॉफिट भी कमाएगा। और प्रॉफिट कमाने के बाद जब उसका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो वो सरकार को वापस कर देगा वो आपकी रोड, ठीक है। तो वो रोड सरकार को वापस चली जाएगी क्योंकि लीजिंग पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो गया। इससे क्या हुआ, सरकार को पैसे मिल गए, रोड अच्छी भी हो गई क्योंकि ये भी कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करेगा, तभी तो ट्रैफिक वहाँ पर आएगा और तभी इसको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया, सरकार को भी पैसे मिल गए, इस प्राइवेट कंपनी को भी प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया, तीनों काम हो गए, नुकसान कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आपके सरकार ने ये यहाँ से रुपए लिए ना, ये वाले जो रुपए लिए यहाँ पर, ऐसे ही करते करते 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे अगले 4 सालों में। उन 6 लाख करोड़ रुपए से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फुलफ़िल किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखें। असेट मोनेटाइजेशन बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन इज़ एम्ड एट टैपिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेकर के आना है, लाइक दिस रुपी इधर को गया, ओके, फॉर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए। दिस इज़ नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सिंपल सी बात है, रोड डेवलप होगी या फिर और ज़्यादा आप वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम के अंदर, तो सिंपल सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ओके, तो ये सब काम इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ऑलराइट, फिर
ये अमाउंट आपको याद नहीं रखने, ना ही ये अमाउंट याद रखना है, ना ही ये अमाउंट, ना ही ये अमाउंट, ना ही आप देखिए कि मोनेटाइजेशन के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं। ओके, रेलवेज़ तो आई गई लाइक फ्रीट कॉरिडोर वगैरह, और राइट पावर सेक्टर के अंदर भी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो गई। तो सिर्फ रोड ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। ओके, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि कौन से सेक्टर से कितना लेकर के आएंगे। निर्मला सीतारमन जी ने ये बात आपकी बजट के अंदर सीधे सीधे कह दी थी 2021-22 में कि हम ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट असेट्स यहाँ पर होती हैं बहुत सारी, उनकी मोनेटाइजेशन यहाँ पर की जाएगी। देखिए, मोनेटाइजेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की कोई भी असेट है उसको बेच दिया गया है, बेचा नहीं गया है, लीज पर दिया गया है, कुछ समय के बाद वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो दिस आप देखिए, दीज असेट्स कैन बी असाइन टू प्राइवेट सेक्टर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए दी जाती है, बाद में इनको गवर्नमेंट को आपको वापस करना होता है। ओके, जब आपका टाइम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है कि अगले 4 साल में मैंने आपको बताया कि 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ हमें लेकर के आने हैं। बजट के अंदर ये बात साफ साफ कह दी गई थी। द मोनेटाइजेशन ऑफ दीज असेट विल नॉट ओनली लीड टू द फंडिंग बट विल ऑल्सो लीड टू द बेटर स्ट्रेटजी टू द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। व्हाट इज़ द मोनेटाइजेशन, तो मैंने आपको बता दिया। इन थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। असेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे एवेन्यूज़ को फाइंड करना, न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम पब्लिक सेक्टर की असेट्स को यहाँ पर आपकी लीज पर दे करके। ओके, दीज आर कॉल्ड ब्राउनफील्ड असेट्स। ऐसी असेट्स जो कि पहले से ही डेवलप हैं, उन असेट्स को यहाँ पर मोनेटाइज किया जाता है। ब्राउनफील्ड असेट का मतलब होता है कि जो असेट्स जो कि आपकी रोड है, बिल्डिंग है, वो पहले से बनी हुई होनी चाहिए, नया प्रोजेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसके लिए रेलवे है, रोड सेक्टर है, हाईवेज़ हैं, टेलीकॉम है, ये सब सेक्टर यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो ये चीज़ है। फाइनेंस मिनिस्टर ने सीधे सीधे ये भी कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, हम सरकारी संपत्ति को बेच नहीं रहे हैं। ये जो आपकी ओनरशिप है इस कंपनी की या फिर जो भी असेट हैं, उन सब की जो ओनरशिप है वो कुछ समय के लिए प्राइवेट कंपनीज़ के पास में रहेगी, लेकिन वापस जो है वो हमारे पास में आ जाएगी आफ्टर फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है जिससे कि हम असेट बेस क्रिएट कर सकें। और यहाँ पर आप देखें असेट मोनेटाइजेशन का जो इफ़ेक्टिव प्रोसेस है उसके थ्रू हमें यहाँ पर जो मनी है वो अवेलेबल हो जाए, जिससे कि यहाँ पर और ज़्यादा असेट क्रिएशन हो सके, बिज़नेस एफिशिएंसी आ सके, अगले जो इन्वेस्टर हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम विल एड वैल्यू टू बोथ पब्लिक सेक्टर। मैंने यार आपको सीधे सीधे यहाँ पर बताया कि पब्लिक सेक्टर के अंदर भी पैसा आएगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी पैसा आएगा, क्योंकि वो यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है। रोड अपने आप नई हो गई क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाला रोड को नया करेगा, वरना उसकी रोड पर कोई आएगा नहीं। ठीक है, तो ये फ़ायदा आप समझो, इस ग्राफ से आपको सब चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखो। ऑलराइट, तो ये सफिशिएंट है, इतना आप पढ़ो, यहाँ से काम आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन सोल्व हो सकता है आराम से। उसके बाद बात करते हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, भोगेश्वरी फुलका नानी, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती थी। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती थी और इन्होंने जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में पार्टिसिपेट किया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये इन्होंने यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा उत्तम रोल यहाँ पर निभाया। तो इन्होंने फ्लैग के पोल से एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने नेशनल फ्लैग को जो है वो उसकी इंसर्ट की थी। ठीक है, तो इसके लिए इनको यहाँ पर मार दिया गया। ठीक है, तो गोलियाँ यहाँ पर आप देखेंगे इनके अंदर उतारी गई। असम की ये फेमस आपको वीरांगना मिल जाएंगी और असम के अंदर इनके नाम से काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सफिशेंट है, इतना याद रखो। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। ये मैगज़ीन का लास्ट पेज था और इतनी मैगज़ीन आपके काम की यहाँ पर हो जाती है। एक भी आर्टिकल बिना काम का नहीं था। ओके, तो कुछ बड़े आर्टिकल थे अच्छे, उनको भी हमने डिस्कस किया और वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो वो नीचे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के लिंक पर, हिंदी इंग्लिश हर तरीके की। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।